अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दिशा कौहर के कलम से तहरीर करदा नावल बस थोड़ी सी मोहब्बत के एपिसोड नंबर 20 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। बारात के अगले रोज़ मामू मामानी अपने बहन भाइयों को लेकर रस्म के मुताबिक कमल के ससुराल नाश्ता लेकर गए थे। नौजवान बच्चे घर में ही मौजूद थे। ईमान को बार बार यह ख्याल आता रहा कि जाने किस वक्त हमीद अहमद के हाथ उसकी गर्दन पर आ जाएंगे। जलाल ने उससे किस बात का बदला लिया था वह जानता था और उसके फ़ोन से तस्वीरें डिलीट करने का बदला भी वो लेगा। ईमान ये भी जानता था जलाल एक घटिया फितरत का इंसान था, उससे कुछ भी तवक्को नहीं की जा सकती थी। ताशा को उसने जलाल से दूर रहने का नहीं कहा था, वरना वो उसकी हर बात का उल्टा ही करती। उसे जलाल की नज़रों से बचाने के लिए ईमान ने सारा वक्त जलाल पर नज़र रखी थी। साथ साथ उसकी बहन से बचने का सिद्दबाब भी उसे करना पड़ रहा था, जो किसी तौर उसका पीछा छोड़ने को राज़ी नहीं थी। खैर खैरियत से वलीमा हो गया और शादी निमट गई तो सब मेहमान अपने अपने ठिकानों को लौट गए। उन्हें सरगोदा से वापस आए 2 रोज़ हो चुके थे और फिर वो मुश्किल वक्त भी आ गया जो कब से ईमान के सर पर नंगी तलवार बनकर लटक रहा था। सब घर वाले रात के खाने से फारिग होकर अपने अपने कमरों में चले गए तो आयशा उसे हमीद अहमद का पैगाम सुनाने आई थी। बाबा जान तुम्हें स्टडी में बुला रही हैं। आ रहा हूँ। आईने में देख कर अपना हुलिया दुरुस्त करते हुए वो स्टडी रूम में पहुंचा। उमर पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसने बज़ाहिर बहुत मजबूत अंदाज में कमरे में कदम रखा था, मगर दोनों हजरात के चेहरे देखकर अंदर से उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। जी बाबा जान, आपने बुलाया था? बज़ाहिर पुरसकून और मुअद्दब अंदाज में उसने उनसे कुछ फासले पर रुक कर पूछा था, लेकिन धड़कन की रफ्तार रेस में दौड़ते घोड़े से भी तेज़ हो चुकी थी। ये क्या सुना है मैंने? तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया? हमीद अहमद का पहला सवाल ही वही था जो उसने शिद्दत से ना होने की दुआ मांगी थी। उनका अंदाज बिल्कुल रियायत देने वाला नहीं था। जवाबन वो खामोश रहा। कुछ पूछा है तुमसे? उमर को उसकी खामोशी पर ताव आ गया। बाबा जान, वो बस उस रोज़ रात को एक तो ही। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो खुद भी मुश्किल सुन पाया था। उसकी नज़रें नीचे बिछे कालीन पर गड़ी थीं। उनके इस रूप के आगे तो वह सच भी नहीं बोल सकता था। झूठ बोलना भी मुहाल था, मुकम्मल तौर पर मुकरना भी मुनासिब ना था, क्योंकि उमर उसे सिगरेट पीते हुए देख चुका था और उमर की बात पर वो आंखें बंद करके ईमान लाते थे। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद देखा था जो ढेर लगाकर बैठे थे तुम। सच सच बता दो वरना। उमर ने काफ़ी गुस्से से उसे धमकाया था। ईमान की नज़रों के साथ साथ गर्दन भी मजीद झुक गई और वह अपना निचला होंठ काटने लगा। उसे अपनी मतवक्का हालत सोचकर यह ख्याल आ रहा था कि काश उसके पास उस वक्त सुलेमानी टोपी होती तो वो कहीं गायब हो जाता। भैया सच कह रहा हूँ, मुमीन मिनाया। मुझे इसकी किसी बात पर यकीन है बाबा जान। उस रोज़ तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा था, वरना क्या मालूम ये ड्रग्स भी इस्तेमाल करता हूँ। उमर के जुमले पर उसका दिल धक से रह गया। वो उस पर जो इल्ज़ाम लगाना चाह रहा था, अगर हमीद अहमद उसकी बात पर यकीन कर लेते तो उसका बचना मुहाल था। नहीं नहीं बाबा जान, ड्रग्स नहीं, सिगरेट को भी बस उसी दिन हाथ लगाया था, पक्का वादा, ड्रग्स नहीं यूज़ करता मैं। चुप। हमीद अहमद की आवाज़ की गरज भी उतनी ही ज़ोरदार थी जितना उनका ईमान के गाल पर पड़ने वाला हाथ। इसके कमरे की तलाशी लो, एक भी सिगरेट या इस जैसे कोई उल्टी सीधी चीज़ निकली तो मेरे पास ले आना फ़ौरन। हमीद अहमद ने उमर को हुक्म दिया। वह तो जी बाबा जान कहकर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ ईमान और हमीद अहमद मौजूद थे और वो खामोशी से सर झुकाए खड़ा था और हमीद अहमद कमर पर हाथ बांधे कमरे में टहल रहे थे। ईमान की हिम्मत ना हो सकी कि एक नज़र उठाकर ही उनके तासुरात देख पाता। दिल ही दिल में वो किसी मुआवजे की दुआ मांग रहा था। इतना तो तय था कि उसके कमरे से उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलनी थी, मगर उसके जहन में एकदम झुमाका हुआ। अगर वो चीज़ उमर के हाथ लग गई तो बुरा फंस जाता। कुछ देर बाद उमर वापस आ गया। इसके कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी हरकतें ये घर के बाहर ही करता होगा। पता जो है इसको कि घर में किसी ने देख लिया तो क्या इलाज होगा। उमर की बात सुनकर उसे एक तरफ से तो सुकून पहुंचा था कि वो चीज़ उमर के हाथ नहीं लगी। सच सच बता दो, कब से चल रहा है ये सब? हमीद अहमद ने उसके सामने रुककर पूछा। वह नजरें झुकाए रखे आहिस्ता से बोला, बस उस दिन वो 2-3 ही। टूटे फूटे जुमले में वह मुश्किल झूठ बोलकर उसने उनके अगले अल्फाज या रद्द अमल का इंतजार किया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही और फिर, पहली बार किया था इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगली मर्तबा मुझे तुम किसी भी किस्म की फजूल हरकत में मुलविस नजर आए या मुझे किसी और से तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों का मालूम हुआ तो याद रखना, अपने हाथों से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। उनके लहजे की सख्ती ने उसका दिल दहला दिया था। अगर वो उनसे सच बोल देता तो शायद उस वक्त अपने पैरों पर खड़ा ना होता। कभी कभार झूठ बोलने पड़ते हैं। वालिदैन को धोखा देना और उनसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर वो उसे सच बोलने पर बख्श देते तो वो उनसे हरगिज़ झूठ ना बोलता। जाओ। ईमान को उन्होंने जाने का इंदिया दिया तो वो शुक्र करता हुआ बगैर रुके सीधा अपने कमरे में पहुंचा था। उमर की तरह फ़िलहाल उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से वो उसकी जान बख्शी कर देंगे। फिर एकदम उस चीज़ का ख्याल आया तो उसने सूरत से अपनी अलमारी खोली। जल्दी जल्दी अपने काले रंग की पी कैप बाहर निकाली जो उसने कपड़ों में सबसे पीछे करके रखी थी।
उस पिकअप को उल्टा करके उसने अपनी खुफिया चीज़ें डाल रखी थी। उसकी छोटी सी तिजोरी। यकीनन उमर ने उसे खाली टोपी समझकर नज़रअंदाज किया होगा, वरना वो जान लेता इसमें वह सब चीज़ें मौजूद थी जो ईमान ने पूरी हिफाजत के साथ उसमें रखी थी। मैट्रिक क्लियर करने की खुशी में ताशा के लिए लाए गए ईयररिंग्स और उसकी गुलामी के दौरान दी हुई टिप के 300 रुपये जो 10-10 के नोट थे। उसने तसल्ली करके सुकून का सांस लिया और उन्हें वापस महफूज जगह रख दिया। बाबा जान, आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? आज आप उसे जाने देंगे, कल को सिगरेट के साथ ड्रग्स और जुए पर भी लग जाएगा ये। उमर ने अपने बाप के फैसले पर हैरान होते हुए कहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमीद अहमद इतनी आसानी से उसे बख्श देंगे, सिर्फ एक वार्निंग। हमीद अहमद ने उमर का रद्द-ए-अमल देखकर एक गहरा सांस लिया और फिर उससे गोया हुए। मैंने सख्ती से तंबीह कर दिया, उसे आइंदा एहतियात करेगा। उनके इस कदर पुरसकून अंदाज पर उमर को हैरत हो रही थी। अपने वालिद के दिल में ईमान के लिए नरमी महसूस करके वह तिल मिलाकर रह गया था। पहले भी कई बार वो अक्सर ईमान की खुद ही तबीयत साफ कर दिया करता था, क्योंकि हमीद अहमद उसे सिर्फ तंबीह करके छोड़ दिया करते थे। और फिर उमर ने यही तरीका अपना लिया कि जब उसे ये शक होता कि हमीद अहमद ईमान को सिर्फ तंबीह करके छोड़ देंगे, इस मामले को वो खुद हैंडल कर लेता था। और ईमान को यह तासुर दिया करता था कि उसने उसे हमीद अहमद के जवाब तलबी से बचा लिया है। ईमान का रिजल्ट भी इतना ख़राब नहीं आता था जितना बुरा उमर उसे बयान करता था। यहाँ उसकी बदकिस्मती ये थी कि घर में सभी लाइक फाइक थे और उसकी तालीमी काबिलियत घर के ज़हीन फतीन लोगों से ज़रा नीचे ही रहती थी, जिसमें अक्सर वह मात खा जाता था और ये बात उमर के हक़ में जाती थी। यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी तो ताशा का रोज़ाना कहीं ना कहीं जाने का प्लान तैयार होता था। ईमान को भी फुर्सत का वक्त नहीं मिलता था। वो फाइनल प्रोजेक्ट की तैयारी में लगा हुआ था जो सेमेस्टर के अख्ताम पर उसे जमा करवाना था। उस रोज़ भी ताशा माहीन के घर गई हुई थी। ईमान ने पहले ही शाइस्ता से इजाज़त ले ली थी कि वह ताशा को ड्रॉप करके अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। शाइस्ता उसे मना नहीं करती थी, अलबत्ता उमर या हमीद अहमद को उसका गैर ज़रूरी बाहर निकलना पसंद नहीं था, इसलिए वह अक्सर सिर्फ शाइस्ता को बताकर चला जाता था। दोस्तों से मिलकर वह ताशा को माहीन के घर से लेने पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। उसने रास्ते में नई फरमाइश कर दी, तो मुझे खाला के घर ड्रॉप कर दो, मैं 1-2 दिन वहाँ रुकूंगी। क्या मतलब? फुप्पा के घर जाना था तो पहले बताती, सुबह चली जाना। उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों, अब क्या तकलीफ़ है तुम्हें? ताशा को उसके इनकार पर गुस्सा आ गया। तुम्हें मालूम है यहाँ से पप्पो का घर कितनी दूर पड़ता है? मुझे घर पहुँचते पहुँचते आधी रात हो जाएगी। बाबा जान का पता है ना तुम्हें? मुझसे हालात और मौके की नज़ाकत समझाने लगा, मगर वो कहाँ समझने वाली थी। मुझे नहीं पता, मुझे अभी जाना है। उसकी ज़िद के आगे हथियार डालते हुए ईमान उसे अनीसा के घर ड्रॉप करके आया था, मगर आधे रास्ते में उसे गड़बड़ का एहसास होने लगा। पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी नाके से उसका पीछा कर रही थी। जाने क्या बात थी, लेकिन ईमान मशकूक हो गया था। ताशा को अनीसा के घर ड्रॉप करके वो जो ही एक मोड़ मुड़ा, एक पुलिस एहलकार ने गाड़ी से उतरकर उसे रोक लिया। कहाँ की तैयारी है शहजादे? घर जा रहा हूँ, उसने संजीदगी से जवाब दिया। बाइक के कागजात दिखाओ। एक और पुलिस एहलकार उसके दूसरी तरफ आकर खड़ा हुआ। उसने बाइक के कागजात निकालने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक की बात थी कि बाइक के कागजात घर पर रह गए थे। उसने अपना ID कार्ड और लाइसेंस दिखा दिया था और कागजात के लिए माजरत कर ली। कागजात घर पर रह गए। वो लड़की कौन थी जिसके साथ आधी रात को सड़क पर रंगरलियाँ मना रहे थे? पहले वाले ने पूछा तो ईमान को उसके अल्फाज इंतहाई मायूब लगे। वो मेरी कज़न है। कज़न थी या गर्लफ्रेंड थी? पुलिस वाला मानी खिजे से मुस्कुराया। ईमान को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। उनके तेवर दुरुस्त नहीं लग रहे थे। कज़न है? आप कहते हैं तो मैं अपने घर वालों से आपकी बात करवा देता हूँ। ईमान ने जेब से फ़ोन निकाला तो पुलिस वाले ने उसका फ़ोन उसके हाथ से ही उचक लिया। काम क्या करते हो? जी, स्टूडेंट हूँ। उसने अपना मोबाइल उनके हाथ से लेने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने अपनी जेब में डाल लिया। काम वगैरह करते नहीं और मोबाइल इतना महंगा रखा हुआ है, चक्कर क्या है? वो मशकूक अंदाज में उसे देख रहा था। कोई चक्कर नहीं है सर जी, भाई ने दिया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो किसी और चक्कर में थे। इशफाक, गाड़ी में डाल इसे। पुलिस वाले ने दूसरे एहलकार को इशारा किया और खुद उसकी बाइक से चाबी निकाली, जबकि इशफाक नामी एहलकार उसे अपने साथ घसीटते हुए मोबाइल गाड़ी में धकेलने लगा। सर जी, आप पैसे कैसे मुझे लेकर जा सकते हैं? मेरा कसूर तो बताएं। वो उनसे बचाव की कोशिश करता रहा, मगर कामयाब ना हो सका। थाने चल, सब बताएंगे तुझे। तो पुलिस वालों ने उसे अपने दरमियान बिठाया और एक उसकी बाइक पर सवार हो गया। सर जी, किसी बेकसूर को गिरफ्तार करना कानूनी जुर्म है। उसने अपना दिफा करने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने उसकी गुद्दी पर थप्पड़ लगाया। ओए, चुप करके बैठ, अभी ज़मीन से पूरा उगा नहीं और हमें कानून सिखाएगा। उसने बुरी तरह झिड़क कर खामोश करवा दिया। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि वो गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, मगर उन्होंने उसे छोड़ना होता तो पकड़ते क्यों? थाने ले जाकर उन्होंने इंस्पेक्टर के हुक्म पर उसे हवालात में बंद कर दिया था। सर जी, मेरा कसूर क्या है? हवालात के अंदर से आवाज़ लगाकर उसने पूछा तो सामने टहलता हुआ हवलदार उसके करीब आया। ओए, शोर मत कर, बड़े साहब को गुस्सा आ गया ना तो ड्राइंग रूम की सैर करवा देंगे। बड़े साहब को बोलो मुझे जाने दे, मैं शरीफ घर का लड़का हूँ। उसने मिन्नत करने की कोशिश की तो वह चौंक कर रुका और फिर उसके बिल्कुल करीब आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ सब शरीफ ही आते हैं, फिर जाते हुए शरीफ नहीं रहते। हंसते हुए वो उस वक्त ईमान को इंतहाई सफाक किस्म का शख्स लगा। उसे रह रहकर उमर और हमीद अहमद का ख्याल आ रहा था। अगर उन्हें पता चल गया कि वह थाने में है तो वो उसका क्या हाल करेंगे?
पुलिस वालों ने उससे बाइक के साथ साथ उसकी घड़ी, मोबाइल, वॉलेट और उसमें मौजूद पैसे और उसकी जेब में मौजूद सारा सामान निकलवा कर अपने पास रख लिया था। वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। अपने घर एक कॉल कर सकता हूँ? उसने इजाज़त तलब नज़रों से हवालदार को देखा तो वो सुनी अनसुनी करते हुए टहलने लगा। वो चुपचाप हवालात के फर्श पर बैठ गया। अब जो होना था वो हो चुका था। सुबह हुई तो वह थानेदार के सामने पेश हुआ। थानेदार के हाथ में उसका वॉलेट था जिसमें से वह पैसे निकाल चुका था। अपने घर से किसी बड़े को बुलाओ, आज मुकमुका कर ही लेते हैं। थानेदार के अल्फाज पर ईमान को अपने बचाव की सूरत नजर आई तो उसने फ़ौरन उमर का नंबर बता दिया। उन्होंने उसे वापस लॉकअप में डाल दिया। आधे घंटे बाद हवलदार उसे लेकर थानेदार के सामने पहुंचा तो उसके सामने वाली कुर्सियों पर हमीद अहमद और उमर दोनों विराजमान थे। उन्हें देखकर ईमान के दिल को ढेरों सुकून पहुंचा। ये रहा जी आपका लड़का, आधी रात को बगैर कागजात वाली बाइक लेकर लड़की घुमा रहा था सड़कों पे। हमें शक है इसका मंशियात फरोख्त करने वाले गिरोह से भी कोई ताल्लुक है। थानेदार के इंकशाफ पर हमीद अहमद और उमर ने गुस्से से उसकी जानिब देखा था तो वह बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं बाबाजान, भैया इन्हें गलत फहमी हुई है। ताशा को पप्पो के घर छोड़ने गया था मैं, आप बेशक फ़ोन करके पूछ लें उससे। उसके बेदाग चेहरे को देखते हुए उमर के माथे पर बल पड़े। बाइक के कागजात मैं घर से मंगवा लेता हूँ, लेकिन इससे पे सिर्फ चालान कट। हमीद अहमद ने थानेदार से पूछा तो वो जैसे गुस्से में आ गया। हमें कानून ना सिखाएं, आप शरीफ लोग लगते हैं इसलिए रियायत कर रहा हूँ, वरना आप तो जानते हैं कि पुलिस अगर किसी पे हाथ डाले तो फिर उसका क्या हशर करती है। थानेदार ने उन्हें अपने रोब से डराने की कोशिश की। तो अब आप क्या चाहते हैं? उमर ने पूछा तो थानेदार कुछ ढीला पड़ा और फिर अपने दो साथियों को आंखों आंखों में कोई इशारा करते हुए उनसे मुखातिब हुआ। देखें जी, एक तो बगैर कागजात के बाइक चलाना और साथ एक लड़की, सुनसान सड़क और आधी रात का वक्त। हर चीज़ इस जानिब इशारा करती है कि ये लड़का ज़रूर किसी गैर कानूनी काम में मुलविस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ केस ना बने तो कुछ ले देकर मामला हल हो सकता है। थानेदार ने मफामत पसंदाना अंदाज इख्तियार किया था तो उमर ने कुछ सोचते हुए कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और फिर एक नज़र पूरे थाने को तायराना निगाहों से देखते हुए अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। चंद सेकंड्स बाद कॉल उठा ली गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इबाद, यार एक काम पड़ गया तुमसे। थाने का नाम और लोकेशन बताकर उमर ने SHO इबाद आज़म, जो उमर का दोस्त था, को कॉल करके सारी बात बता दी और फिर फ़ोन थानेदार की तरफ बढ़ा दिया तो उसने नासमझी से देखते हुए पकड़ा। मगर दूसरी जानिब मौजूद SHO की आवाज़ सुनते ही सल्यूट करते हुए वह इंतहाई ताबेदारी से जी करने लगा। फ़ोन बंद हुआ तो उसने उमर को वापस पकड़ा दिया। पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं, गलतफहमी तो हो ही जाती है। मैं माजरत खाऊँ, किसी आने अंदाज में कहते हुए थानेदार ने उमर और हमीद अहमद से माजरत की और ईमान को छोड़ने का इशारा किया। जाते हुए ईमान ने अपना मोबाइल फ़ोन, घड़ी के साथ बाइक की चाबी, पेन, ID कार्ड, लाइसेंस वगैरह तो ले लिया, मगर पैसे उसके वॉलेट से पहले ही निकाल चुके थे भी कितने, सिर्फ 500 और ऊपर चंद रुपये। रास्ते में मुकम्मल खामोशी रही, कोई भी कुछ नहीं बोला था। मगर घर पहुंचकर उमर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका था। ये दिन भी दिखाने थे तुमने हमें। जानते हो, पूरे ख़ानदान में आज तक कोई किसी जुर्म के इल्ज़ाम में थाने नहीं गया। आधी रात को आवारा गर्दी करने की क्या ज़रूरत थी? इसीलिए मना करता था कि घर से बाहर ना निकलो, मगर तुम्हें समझ कब आती है? हमीद अहमद भी उस पर अपना गुस्सा उतारने लगे तो वह खामोशी से सर झुकाए सुनता रहा। शाइस्ता और नफीसा भी आ गई और आयशा भी कमरे से निकल आई। ईमान सारी रात घर से बाहर था तो उनका परेशान होना फितरी था। उसे देखकर वह फ़ौरन आगे बढ़ी। मेरा बेटा आ गया? कहाँ थी सारी रात? मैं कितना परेशान हो गई थी, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। उन्होंने उससे नॉन स्टॉप सवालात शुरू कर दिए। जेल में था आपका लाडला, क्यों इजाज़त देती हैं आप इसे आधी आधी रातों को घर से बाहर रहने की? देख लें क्या गुल खिला दिया इसने। उमर ने तनफ्फुर से ईमान को देखते हुए कहा। वो अपनी जगह शर्मिंदा हो गया था। भैया मुझे क्या पता था पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे, और मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। वो खौमखा मुझे पकड़ कर लेकर गए थे, पैसों के चक्कर में थे वो। अगर इबाद मेरा दोस्त ना होता तो उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना था। बहुत नरमी कर ली है तुम्हारे साथ, अब तुम्हारी लगामें खींच कर रखने का वक्त आ गया। अभी इतना कंट्रोल करते हैं तो ये हाल है तुम्हारा। छूट दे दें तो तुम तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक न छोड़ो। उमर उसे ताने देने लगा और हमीद अहमद खामोशी से उसे घूरते रहे। वो चुपचाप सुनता रहा। शाइस्ता उसे अपने साथ कमरे में लेकर आई और उसे प्यार से करते हुए उसकी भलाई ली। परेशानी कर दिया था तुमने हमें, आइंदा इतनी रात को घर से बाहर मत रहना मेरा बच्चा, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। नफीसा ने उसे प्यार करते हुए बोली। भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया मैंने, उसने मिस्कीन से मुंह बनाकर कहा तो शाइस्ता उसके लिए खाना लाने चल दी। पुलिस वालों ने कुछ कहा तो नहीं? किसी ख्याल के तहत नफीसा ने उससे पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। उनके चेहरे पर तसल्ली नमूदार हुई। उस वाक़ये के बाद ईमान पर मजीद पाबंदी लग गई थी और हमीद अहमद और उमर उससे उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। अच्छा भला वो हमीद अहमद का गुस्सा ठंडा कर चुका था, मगर शायद उसकी किस्मत में उनका प्यार लिखा ही नहीं था। एक माह बाद शुगुफ्ता अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने सबको कुरान ख्वानी के लिए अपने इस नए घर में बुलाया था। अपने घर की खवातीन को ईमान छोड़ने गया था। उसके इरादा उन्हें छोड़कर वापस जाने का था, मगर शुगुफ्ता ने बस अदे-ए-सरार उसे अंदर बुला लिया था। वह शुगुफ्ता की मैयत में लाउंज से गुजरता हुआ कमरों की जानी बढ़ गया। जलाल घर पे नहीं था और इर्सा खवातीन के साथ लाउंज में बैठी थी। थोड़ी देर बाद शुगुफ्ता ने उसके लिए कमरे में चाय भिजवा दी थी और साथ में समोसे और बिस्किट वगैरह थे। वो कमरे में अकेला ही बैठा था। जायज़ और लुत्फ़अंदोज़ होते हुए वह साथ साथ फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था।
एक हाथ में बिस्किट और दूसरे में फ़ोन पकड़े वह सबके व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था जब बिल्कुल अचानक से ईर्षा अंदर आई। ईमान ने बस एक नज़र उसे देखा था और फिर दरवाजे को उसने बाहर जाने के लिए पर तोले। हाथ में पकड़ा बिस्किट एक बार में ही मुंह में ठूसा और उठ खड़ा हुआ। उसका इरादा भांपते ईर्षा दरवाजे में खड़ी हो गई। ईमान ने दूसरा कदम उठाते हुए उसे रोक लिया। कैसे हो? वो उसकी बेरुखी को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए लजारत से बोली थी। क्यों आई हो? ना चाहते हुए भी उसका लहजा सख्त हो गया था। कभी मुझसे प्यार से भी बात कर लिया करो, हर वक्त गुस्से में भरे रहते हो। वैसे इस तरह तुम और भी पुरकशिश लगते हो। वो मुस्कुराकर मासूमियत से आंखें झपका कर कह रही थी। मसला बात करने का नहीं है, तुम्हारी सोच का है। जरा सा हंसकर तुमसे बात कर लूँ तो तुम्हारी नीयत ख़राब होने लगती है। ईमान की इस कदर साफ कोई पर उसने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया था। तो इसमें गलत क्या है? महबूब और मुहिब को एक दूसरे की बाहों में ही सुकून मिलता है। वो डिटाई से बोली। महबूब और मुहिब एक दूसरे से बराबर की मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक फरीक से ज़बरदस्ती मोहब्बत करवाई जाए और दूसरा ज़बरदस्ती मोहब्बत निछावर करने पर तुला हो। अनवांटेड लव इज़ ए टॉर्चर। उसने मुठ्ठियाँ भींच कर कहा। लव तो लव होता है, वांटेड क्या और अनवांटेड क्या? कभी सुना किसी को मोहब्बत की चाह ना हो? हर इंसान की ख्वाहिश होती है चाहे जाने की। तुम खुशकिस्मत हो कि बगैर ख्वाहिश की चाहने वाली मिल गई है और तुम लोग की खौमख्वाह नखरे दिखा रहे हो। उसने मसनूई खफकी के तहत ज़रा सा मुँह बनाया। अजीब लड़की हो तुम। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो तो समझ क्यों नहीं आती है तुम्हें मेरी बात? वह एकदम घुराया। मोहब्बत करने वाले मर जाते हैं, मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। वह एक अदा से मुस्कुराते हुए कदम कदम चलती उसके सामने आकर रुकी थी। जिसे तुम मोहब्बत समझ रही हो वह सिर्फ तुम्हारी जिद है और मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ ईर्षा, मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना फिर नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। कि उसे वार्निंग देता हुआ वह तेजी से उसके बराबर से गुजरकर बाहर निकल गया था। किचन से शगुफ्ता ने और लाउंज में तकरीबन सबने उसे जाते हुए देख लिया था। ईर्षा वहीं खड़ी आंखों में उमड़ते आंसू अंदर उतार रही थी। वह कितने आराम से उसका दिल तोड़ जाता था। कितना बेहिस था वो। उसकी बेलोस मोहब्बत को समझता ही नहीं था। कुरान ख्वानी मुकम्मल हुई तो शाइस्ता ने उसे फ़ोन किया। कहाँ हो बेटा? मैं बाहर हूँ, कुछ काम आ गया था। फारिग हो जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊँगा। इधर उधर ना चले जाना, तुम्हारे बाबा जान खफा होंगे। उनसे बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया और बाकी का वक्त उसने कार में बैठे ही गुजारा था जिसने शगुफ्ता के घर से कुछ दूर ही रुकी हुई थी। एक तरफ ईर्षा की इतनी मोहब्बत के बावजूद वो उसके जाने माइल नहीं हो रहा था और दूसरी जानिब वो ताशा के दिल का मकीन जानने के बावजूद भी उसकी ख्वाहिश से खुद को दस्तबरदार नहीं कर पा रहा था। उसके साथ दोस्ती नुमा दुश्मनी या दुश्मनी नुमा दोस्ती निभाते निभाते वो कब उस राह पर चल पड़ा था वो खुद भी नहीं जानता था। बचपन से लेकर अब तक ताशा ने हमेशा उस पर अपनी धौंस जमाई थी। बाकी सबसे वो लाड उठवाती थी और उस पर हुक्म चलाती थी। उसके नज़दीक घर में सबसे कम अहमियत रखने वाला शख्स ईमान था क्योंकि उसने हमेशा हमीद अहमद और उमर को उस पर रोब डालते और हुक्म चलाते ही देखा था। वह कभी उनसे इस तरह फरमाइश नहीं करता था जैसे ताशा करती थी। इसे अपने घर भर के लाडली होने का ज़ौम था क्योंकि उस पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन ईमान ने बहुत से काम बाबा जान की मर्जी के खिलाफ जाकर भी उसके लिए किए थे और तब उसे यही लगता था कि वह सब उसने बाद में ताशा को ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवाने के लिए किए थे। लेकिन अब उन पर मोहब्बत का एहसास गालिब आ रहा था। जब वह दोनों कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार ताशा की क्लास फेलो ने अपनी सालगिरह की पार्टी नाइट क्लब में दी थी और ताशा को वहाँ ज़रूर जाना था, मगर मुश्किल ये थी कि नाइट क्लब में जाने की इजाज़त मिलना ही नामुमकिन थी, ऊपर से वक्त भी आधी रात का। लेकिन उसने ताशा की खातिर वो रिस्क लिया था, बदले में ये वादा करके कि जब उसे कहीं जाना होगा तो वह भी उसको इसी तरह कवर देगी। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक गड़बड़ ये हो गई कि ताशा को टेरेस के रास्ते कमरे में पहुंचाकर जब उसके चढ़ने की बारी आई तो उमर ने उसे देख लिया था। सच बताकर वह सारी बात ताशा पर डाल सकता था और ताशा को ज़्यादा से ज़्यादा डांट ही पड़ती, लेकिन मुंह बंद रखने पर उमर ने उस पर आधी रातों का आवारागर्दी का इल्ज़ाम लगाकर जो बुरी तरह पीटा था, उसके बाद से दिन की रोशनी में भी उसके हर काम पर बतौर ख़ास नज़र रखी जाने लगी थी। उसकी आज़ादी से कहीं भी आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी लग गई थी। इतनी मुश्किलें भी वह ताशा के लिए सह गया था। ताशा जैसे शहजादी के साथ वो उसका गुलाम बन के रहता था क्योंकि वह हर वक्त उसे अपने साथ रखना चाहता था। लाशऊरी तौर पर उसने ताशा के आसपास किसी दूसरे की गुर्बत ख़त्म कर दी थी। वह हर छोटे छोटे काम के लिए उसकी आदी हो गई थी। एक बार ताशा के बारे में उसके क्लास वाले लड़के ने बहुत घटिया बात की थी और ईमान उससे बुरी तरह लड़ पड़ा था। इस बात का ताना उसे आज तक दिया जाता था। कॉलेज से कंप्लेन घर चली गई थी। उस लड़की को उसने इतना मारा था कि उसका सर फाड़ दिया था। कितने दिन वह लड़का हॉस्पिटलाइज्ड रहा था और उसे खुद भी काफ़ी चोटें आई थी और उनमें इजाफा उमर और हमीद अहमद की पिटाई ने कर दिया था। लड़ाई की असल वजह उसने छुपा ली थी। जब जब वह सामने आता ताशा उस अफसोस से देखती और कहती, मामू जान ने कितनी बार मना किया तुम्हें लड़ने झगड़ने से, मगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। स्कूल में भी उसने कितनी बार ताशा की वजह से लड़कों से लड़ाई की थी। दूसरों से लड़ाई एक तरफ, कई बार उसने ताशा से भी लड़ाई की थी। जब वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता था और वो उसे खिलाने से इनकार कर देती थी, ईमान उसके खिलौने लेकर भाग जाता या उसका खेल खराब कर देता और फिर वह हमीद अहमद को शिकायत लगा देती थी। बचपन की सादगी में वह यही समझता रहा कि उसे ताशा पे अपने साथ ना खिलाने का गुस्सा है, मगर वो उसके नज़रअंदाज करने पर चिढ़ जाता था। ये चिढ़ उसे क्यों होती थी, इस बात से वो खुद भी आगाह नहीं था। मगर अब जबकि चीज़ें बदलने लगी थीं तो वह मज़ीद ज़हनी इंतशार का शिकार हो रहा था। वो किसी को पसंद भी कर सकती थी और उमर ही क्यों।
उसने अगर उमर का नाम ले लिया तो इसके दिल का क्या होगा? इससे आगे वो सोचना ही नहीं चाहता था। यह वो जंग थी जिसमें बिला मुकाबला ही उसकी शिकस्त थी। उमर और ताशा दोनों ही हमीद अहमद के लाडले थे। एक ने भी उसके दिल पर पैर रख दिया तो वो उसे टूट कर बिखरने से रोक नहीं पाएगा। इस उलझन से जान छुड़ाने के लिए उसने म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर लिया था। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।